नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे आनंद वर्धन। नए मुख्य सचिव को लेकर आदेश जारी। 1 अप्रैल को नए मुख्य सचिव संभालेंगे कार्यभार। लोकसभा में उठा अवैध खनन का मुद्दा। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया मुद्दा। वाहनों की निगरानी के लिए विशेष फोर्स की उठाई मांग। डीएम समीन बंसल ने की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर की बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। देहरादून में जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन। 500 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रतिभाग। डॉक्टर सुनीता टम्टा ने की आशा कार्यकर्ताओं की कामों की जमकर तारीफ। और अवैध निर्माणों में सीलिंग की कार्रवाई के बाद हो रहे निर्माणों पर एमडीडीए सख्त। सीलिंग के बाद निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सीलिंग हुई बिल्डिंगों की ड्रोन से हो रही निगरानी। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं और ये खबर सामने आ रही है जहां पर नंदा गोरा योजना के लाभार्थियों को धनराशि वितरित की गई है। नंदा गोरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि का किया वितरण। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम ने डीबीटी के माध्यम से किया धनराशि का वितरण। विगत 5 वर्ष में 2,84,559 लाभार्थियों को 9,68,64,51,000 की धनराशि की प्रदान। बालिका के जन्म और 12वीं पास करने पर दी जा रही है 62,000 की धनराशि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में सरकार द्वारा किया जा रहा है अनेक कार्य, कहना है सीएम धामी का। नंदा गोरा योजना से बड़ी संख्या में गरीब परिवारों की बालिकाएं हो रही हैं लाभान्वित। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, सीएम मां लक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण चलाई जा रही है योजनाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला और भगीरथ ऐप के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को कर रहे हैं संबोधित। संपूर्ण विश्व में दिन प्रतिदिन हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोतों एवं जल प्रदाय की कमी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मैं पिछले 13 साल से मसूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं और पहले जब मुझे याद है जब मैं 2012 में वहां का विधायक बनाया था और जब मैं यहां से मसूरी जाता था तो करीब 7 जगह पानी के स्रोत चलते थे और आज सिर्फ 2 जगह चल रहे हैं और उनमें भी पानी ना के बराबर है। आज इसके संरक्षण की आवश्यकता है, तो दिशा में आप काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य के जल स्रोतों की सुरक्षित करने व इनको उर्जित हेतु कार्य करने के लिए सारा प्राधिकरण का गठन अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज के समय में यह आवश्यक है कि जल संरक्षण के कार्यों में आम जनमानस की भागीदारी भी रहे। इसी क्रम में सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत आम जन की सहभागिता हेतु भगीरथ मोबाइल ऐप, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, एक भगीरथ प्रयास इसे कहेंगे। हमारे जल स्रोत जहां पेयजल हेतु महत्वपूर्ण है, वहीं वर्षा आधारित खेती में सब्जी उत्पादन, उद्यान फसलों के उत्पादन में भी सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में होते रहे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इसी साथ हालांकि आपकी अपने काम करने की शैली मैं देखता हूं, ग्राम विकास की हमारी प्रमुख सचिव यहां पर बैठी हैं और हमारे डीजी यहां पर बैठे हैं। आप भी इस पर काम कर रहे हैं, ग्राम विकास भी इस पर काम कर रहा है, कृषि भी इसमें काम कर रहा है। जब तीनों विभागों को मिलाकर बैठकर हम इसके आगे के लिए योजना बनाए। अब चेक डैम आप भी बनाते हैं, चेक डैम हम भी बनाते हैं, डुप्लीकेसी भी होती है। अभी हमने अमृतसर बनाए, जैसे कि मैंने जानकारी ली
99% सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक संयुक्त बैठक आपकी हो कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों, जलधाराओं, नौलों, धारों आदि से परिपूर्ण राज्य है। और सच में जब मैं देश और दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो एक अपने साथ बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हमेशा साथ चलती है। और इसलिए चलती है, ऐसा लगता है कि हम भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया में सबसे समृद्ध हैं, सबसे ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान हैं, सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला प्रदेश है जहां हम सब निवास करते हैं। जिस राज्य के अंदर इतने सारे देवी स्थानों, 4 धाम, आदि कैलाश, गंगा, यमुना, शारदा, पिंडर, कितनी नदियां जो सदा नीरा है। 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ग्लेशियर, हिमालय की चोटियां, पूरे देश दुनिया को जल देने का काम, जीवन देने का काम, अच्छा पर्यावरण देने का काम हम करते हैं। इसलिए हमेशा लगता है कि हम जो है ऐसे प्रदेश से हैं जहां इतनी सारी प्रकृति के द्वारा और प्रभु के द्वारा हमको इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। और ये जो हमारी नदियां हैं वो तो पूरे उत्तर भारत को सिंचित करने का काम करती हैं, चाहे गंगा जी हों, यमुना जी हों, शारदा हों। और अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ महाकुंभ, जिसमें 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वो महाकुंभ भी संपन्न हुआ तो उसमें कुछ अंश मात्र योगदान हमारे राज्य का भी है, हम सबका भी है। मैं खुद महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने का मुझे भी अवसर मिला। साथ में मैं अपनी मां को भी ले गया था, क्योंकि बहुत पहले से मेरी इच्छा थी कि मां और पिताजी दोनों को ले जाऊं। लेकिन पिताजी बीच में दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये अवसर मां को ले जाने का जरूर मुझे मिला। और जब मैं नाव से वहां जा रहा था, संगम पर नाव जा रही थी, तो पहले यमुना जी पड़ती है। यमुना जी की जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं। जी बनाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने अवैध तरीके से खनन सामग्री से भरे तेज गति से सड़कों पर चल रहे वाहनों की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है। आइए अब आपको सुनाते हैं लोकसभा में अवैध खनन को लेकर क्या कुछ कहा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे आनंद वर्धन। तो एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे आनंद वर्धन। आदेश हुआ जारी, 1 अप्रैल को नए मुख्य सचिव संभालेंगे कार्यभार। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। वर्तमान में एसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आईएएस आनंद वर्धन। राज्य में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं आईएएस आनंद वर्धन। वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 31 मार्च को हो रही सेवानिवृत्त। तो वहीं डीएम सविन बंसल ने की है बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक डीएम सविन बंसल की तरफ से की गई है। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। आशा रोड़ी पर 25 अप्रैल तक लगाई जाए हाई मास्ट लाइट। ऑन द स्पॉट करें कड़ी कार्रवाई। जल्द से जल्द हटाए जाए चिन्हित किए गए खंभे, ट्रांसफार्मर्स और वाइन शॉप। खराब कैमरों पर एचपी पर लगाए जुर्माना। पीआईयू को दिया टाइम अल्टीमेटम। बैठक के लिए गए निर्णय आज से लागू हुए, कहना है डीएम सविन बंसल का। जिले में बनाए जाएंगे अन्य स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर और ट्रैफिक लाइट। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एनएचएआई अनिवार्य रूप से तत्काल करे सुधार। सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों की अवहेलना पर संबंधित एचओडी सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन समिति के होंगे गुनाहगार, ये कहना है डीएम का। मसूरी किमाड़ी मोटरमार्ग सुधारीकरण के लिए जिला योजना से 40 लाख के फंड को मिली स्वीकृति। यातायात के सुधार के लिए पुलिस को 10 लाख रुपए का मिला फंड। पुलिस के सभी कैमरे स्मार्ट कंट्रोल रूम से लिंक होने पर एसपी यातायात ने डीएम का जताया आभार। तो वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनपद की 500 से अधिक आशा कार्यकर्तियों ने प्रतिभाग किया है। भारत सरकार के आदेशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा लिंक वर्कर को सम्मेलन में कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक खजानदास और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने किया है। इस अवसर पर खजानदास ने आशा कार्यकर्तियों के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्तियां सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद हैं। आशा लिंक वर्कर के बिना सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आशा कार्यकर्तियों के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक बढ़ोतरी के लिए वे राज्य सरकार से बात करेंगे। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र में मातृत्व स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में आशा कार्यकर्तियों का सकारात्मक और बुनियादी योगदान रहा है। देखिए, आज आशा दीदियों का सम्मान समारोह डिस्ट्रिक्ट स्तर का हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज आशाओं की जो मांगे थी, उन्होंने अपनी मांगों को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने अधिकारियों पर भरोसा है, अपने मंत्री जी पर भरोसा, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे और हम कभी भी जब वक्त आएगा तो हम माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और उनका मानदेय भी अभी बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो मानदेय था पहले कम था और इसको अभी 1,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1,000 रुपये उत्तराखंड सरकार देगी। तो वहीं हल्द्वानी पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। लाखों की चोरी का पुलिस ने किया है खुलासा। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चोरों के कब्जे से जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने किया मामले का खुलासा। पुलिस ने अनेकों स्थान पर दबिश देते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाले। आरोपियों ने वारदात से पहले
की थी मकान की रेखी। मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात उड़ा ले गए थे चोर। अपराधियों ने पकड़े जाने के डर से जंगल में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था चोरी का सामान वापस निकालने पहुंचे थे चोर। पुलिस ने रंगे हाथों चोरों को किया गिरफ्तार। जिसमें कुछ ज्वेलरी या कैश चोरी होना बताया गया था। उसमें तत्काल सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और हमारी टीम द्वारा एक लगातार इसको रैकी कर लगातार सर्विलांस का लगातार सीसीटीवी वगैरह हमने खंगाले, जिससे कि अंततः सफलता मिली। आज सुबह को 3 अभियुक्त जिन्होंने ये चोरी की थी उनको हमने उसी क्षेत्र से, क्योंकि इन्होंने जो चोरी का माल था ये कहीं इन्होंने दबा रखा था। हमारी जो तारक स्वराज हमें सूचना मिली तो उन तीनों को हमने मौके पर पकड़ा और उनसे ये ज्वेलरी भी पकड़ी गई है। लगभग है ये 100% रिकवरी है, 100% रिकवरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस हुई सख्त। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कर रही सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एसएसपी अजय सिंह ने वीडियो का लिया संज्ञान। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के दिए थे कड़े निर्देश। वीडियो में स्कूटी पर सवार 3 युवक खतरनाक तरीके से स्कूटी चलाते आए नजर, बिना हेलमेट, 3 सवारी और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई। स्कूटी को किया सीज, वाहन चालक के डीएल को किया निरस्त। सड़क पर वाहन चलाते समय समझदार होने का दे परिचय, कहना है एसएसपी अजय सिंह का। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी रखें सुरक्षित। यातायात नियमों का करें पालन। तो वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में उठाया है अवैध खनन का मुद्दा, जिस पर इन आरोप का खनन सचिव ब्रिजेश संत ने दिया जवाब। अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य और भ्रामक। वित्तीय वर्ष 2023-24 खनन राजस्व में हुई तेजी से वृद्धि। राज्य के गठन के बाद कभी भी इतना राजस्व खनन से नहीं हुआ प्राप्त। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना राजस्व बढ़ा। पहली बार टारगेट से ऊपर 200 करोड़ से अधिक सरप्लस का मिला राजस्व। खनन में विभाग कही जा सकती है उपलब्धि। अवैध खनन पर लगा प्रभावी नियंत्रण, खनन पर नियमों का किया सरलीकरण। अवैध खनन पर बढ़ाई दंडात्मक कार्रवाई, नई नई टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं प्रयोग। तहसील, जिला और राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठित। टास्क फोर्स गठित लगातार करती है सर्विलांस। अवैध खनन पर रखती है नजर। स्टोन क्रशर प्लांट से तैयार माल जब निकलता है वह हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता। भारी वाहनों की दिन में नहीं होती है अनुमति, रात में ट्रकों की होती है आवाजाही। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। और जहां तक ये प्रश्न है कि रात्रि में खनन से भरे हुए ट्रक चलते हैं या इस तरह की बातें भी आती हैं, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि स्टोन क्रशर जो स्टील प्लांट होता है, वहां से तैयार माल जब निकलता है वो हमेशा वैध प्रपत्र के साथ निकलता है। और ट्रक रात में इसलिए ज्यादा चलते हैं क्योंकि भारी वाहनों की दिन में अनुमति नहीं है शहर में, एक बात।
दूसरा, इसके पीछे भी कारण ये है कि हमारा प्रदेश एक तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो न केवल धर्मार्थी, सामान्य पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यातायात बाधित ना हो और प्लस दुर्घटना की संभावनाएं न्यूनतम रहें, इसलिए वैध प्रपत्रों के साथ ट्रकों की तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है एमडीडीए प्रशासन। अवैध निर्माण में सीलिंग की कार्रवाई के बाद हो रहे निर्माण पर एमडीडीए अलर्ट मोड पर। सीलिंग की कार्रवाई होने के बाद निर्माण कर रहे हैं, अब नहीं जाएंगे बख्शे। अनुज त्यागी जैसे बड़े बिल्डर, अवैध बिल्डर सीलिंग की कार्रवाई के बाद कर रहे थे निर्माण कार्य। सीलिंग हुई अवैध बिल्डिंगों की अब ड्रोन से होगी निगरानी। ड्रोन के जरिए पता चलेगा कि कौन कर रहा है सीलिंग के बाद निर्माण कार्य। सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया सख्त। सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं की लगाई क्लास। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुआ तो नपेंगे सहायक और अवर अभियंता। शिकायतों और मीडिया के आधार पर मिली जानकारी तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों में सीलिंग की कार्रवाई होने के बाद ऋषिकेश में ज्यादा निर्माण कार्य। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एमडीडीए लगातार अवैध निर्माण पर कमर तो कस रहा है, लेकिन देखा यह भी जाता है कि उसके बाद भी जहां सीलिंग की कार्रवाई होती है वहां निर्माण जारी रहता है। ऐसे में अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। हाँ, कहे तो बिल्कुल संदीप, प्रशासन तो नहीं है पर यह प्राधिकरण होता है, क्योंकि प्राधिकरण ही ये चीजें देखता है। जो यहाँ मसूरी विकास प्राधिकरण है वो लगातार देखता रहता है, और जहाँ अवैध कार्य होते हैं तो वहाँ सीलिंग भी, निर्माण कार्य होते हैं तो वहाँ सीलिंग भी होती है। सीलिंग का फिर देखता है कि सीलिंग करके लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य चलते रहते हैं। अब इसको लेकर लगातार मीडिया में कहें शिकायतों के आधार पर यह लगातार खबरें आती रहती हैं। इसके बाद जो वीसी बंशीधर तिवारी और क्या कहते हैं सचिव मोहन सिंह बर्निया, उन्होंने बड़ा कड़ा क्वेश्चन लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर तो लेते हैं सीलिंग, लेकिन उसका निर्माण कार्य जारी रहते हैं जो अनुचित है। तो उन्होंने अब कहा कि इसकी निगरानी ड्रोन से की जाएगी और देखा जाएगा कौन कौन कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण और अन्य कार्य किए जाएंगे। हम देख रहे ऋषिकेश सबसे सेंसिटिव इलाका है। यहाँ जितना भी हम देखते हैं मीडिया का नक्शे जो बिल्डिंगें बनती हैं बहुत कम होती हैं। आवास नक्शे आवास के पास होते हैं, व्यवसायिक बना देते हैं, 2 मंजिल 5 मंजिल बना देते हैं। और यहाँ जो भी अधिकारी होता है, चाहे छोटा सा भी कोई नेता हो, उसके प्रेशर में आ जाता है कि फलाने का फोन हो गया, मतलब अपने नियमों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए उसके प्रेशर में आके कार्रवाइयां रोक देता है। तो इस तरह की चीजें लगातार ऋषिकेश में दिखाई दे रही हैं। और वही होता है कि ऋषिकेश में कई चीजें ऐसी हैं जो अधिकारी प्रेशर देख रहे हैं तो लोगों को फिर उच्च न्यायालय जाना पड़ता है, कई चीजों को लेके जाना पड़ता है और मुंह देखी कार्रवाई होती है। जिसका चेहरा बेचारे कोई किसी का कोई नहीं है उस पर कार्रवाई कर दे, जिसपे फलाने का भी कोई सत्ताधारी के छोटे से नेता का भी फोन आ जाएगा तो नहीं वो कार्रवाई रोक देता है। इसीलिए अब ऐसा हो सकता है कि ऋषिकेश में अब कोई जनहित याचिकाएं बहुत सारी जा सकती हैं कई लोगों के खिलाफ, जिनके छोटे भैया लोग अधिकारियों में प्रेशर बनाते हैं। तो बहुत जल्दी वो नतीजे भी सामने आने वाले हैं। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।